वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह आपका स्वागत है मेरे चैनल फार्मा स्कॉलर्स में। तो आज का टॉपिक है ICH गाइडलाइंस Q9 यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जिसको QRM भी कहते हैं। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्क, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर रिस्क है क्वालिटी के लिए, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे उसको रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल पर लाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क to the quality of drugs across the life cycle। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है क्वालिटी को, जो रिस्क है उसको असेस करने का, यानी कि रिस्क का आकलन करने का, और उसके बाद कंट्रोल करने का, उसको रिस्क को कंट्रोल करने का, फिर रिस्क को कम्युनिकेट करने का, और फाइनली जो रिस्क है उसको रिव्यू करने का। ठीक है, एक ड्रग की पूरी लाइफ साइकिल में। ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट आर देयर। 2 प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के। जो मेन प्रिंसिपल हैं वो हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी शुड बी साइंटिफिक बेस्ड, अल्टीमेटली लिंक टू द प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट। तो जो रिस्क का इवैल्यूएशन करेंगे उसका जो है वो डायरेक्टली जो साइंटिफिक यानी कि लॉजिकल जो है, ठीक है, जो भी एनालिसिस करेंगे रिस्क का, क्वालिटी के लिए जो रिस्क है उसका जो एवोल्यूशन करेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, और अल्टीमेटली जो वो रिस्क है उसको, जो एवोल्यूशन है रिस्क का, वो लिंक होना चाहिए पेशेंट की सेफ्टी पे। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन करेंगे रिस्क का वो साइंटिफिक होना चाहिए एवोल्यूशन। ठीक है, और दूसरा वो पेशेंट की सेफ्टी को डायरेक्ट ध्यान रख के होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, द लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन शुड बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रिस्क। इसका मतलब कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा, उतनी ही फॉर्मेलिटी और डॉक्यूमेंटेशन जो है उससे रिलेटेड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि रिस्क का जो इवैल्यूएशन है वो लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, जो कि डायरेक्टली लिंक करे पेशेंट की सेफ्टी के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है एफर्ट जो है, ठीक है, जो भी एफर्ट हम करेंगे रिस्क को कम कंट्रोल करने के लिए, वो और जो फॉर्मेलिटी और जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो डायरेक्ट लिंक होगी टू द लेवल ऑफ रिस्क। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही हम एफर्ट करेंगे और उतनी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशन जो है हम करेंगे उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये थे 2 प्रिंसिपल क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के जो स्टेप्स होते हैं, वो सबसे पहला स्टेप होता है रिस्क असेसमेंट। ठीक, दूसरा स्टेप होता है रिस्क कंट्रोल, तीसरा होता है रिस्क रिव्यू और चौथा होता है रिस्क कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के: रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिव्यू और रिस्क कम्युनिकेशन। तो जो रिस्क असेसमेंट है उसमें हम क्या करते हैं? It is the identification of hazards and analysis of risk। ठीक है, तो जो भी जितने भी रिस्क से रिलेटेड जो खतरा होगा उसको आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि ठीक है उसको आइडेंटिफाई करना और एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करना और इवोल्यूशन करना रिस्क का। ठीक है, एसोसिएटेड विद दोज हज़ार्ड्स, जो कि उन हज़ार्ड्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड होगा। ठीक,
मतलब जो भी खतरा है, खतरे के साथ जो भी रिस्क रहेगा, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसकी एनालिसिस करना, उसको इवैल्यूएट करना, ठीक है, ये 3 स्टेप्स होंगे रिस्क असेसमेंट में, ठीक है। तो रिस्क का आंकलन कैसे करेंगे? रिस्क को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनकी एनालिसिस करेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे उस रिस्क का, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होगा उस हज़ार्ड्स के साथ। तो ये पहला स्टेप था, ठीक। 3 फंडामेंटल क्वेश्चन जो हैं, जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली हम 3 फंडामेंटल क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं, ठीक है। व्हाट माइट गो रॉन्ग, ठीक है, क्या गलत हो सकता है। सेकंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल गो रॉन्ग, कितनी प्रोबेबिलिटी है उस रिस्क की, ठीक है, उस रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, यानी सिवियरिटी, यानी कि कितना सिवियर है वो रिस्क, ठीक है, वो रिस्क होने के कितने, क्या रिस्क है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं रिस्क असेसमेंट में कि क्या रिस्क है। सेकंड, कितनी प्रोबेबिलिटी है उस रिस्क को लेके। तीसरा, सिवियरिटी कितनी है, कितना सिवियर है वो रिस्क। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो ये हमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछने होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहला स्टेप रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। और क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन? इट इज़ द सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स। जितने भी हज़ार्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, ताकि हम जितने भी हज़ार्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो यही रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, ठीक। रेफरिंग टू द रिस्क, जो भी हज़ार्ड्स हैं जो कि रिस्क के रिलेटेड हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है रिस्क आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। इंफॉर्मेशन कैन इंक्लूड हिस्टोरिकल डाटा, और क्या क्या इस आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड कर सकते हैं वो है हिस्टोरिकल डाटा, थ्योरेटिकल एनालिसिस, इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस एंड कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। हम रिस्क आइडेंटिफाई करते वक्त इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो कि हिस्टोरिकल डाटा है, कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस है, ठीक है, कोई ओपिनियंस हैं कोई, ठीक है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसर्न्स, इस रिस्क को लेके क्या कंसर्न्स हैं। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, ठीक है। इस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि हम जो हज़ार्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें जो कि रिस्क से रिलेटेड होती है। रिस्क या भी जो प्रॉब्लम जो की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्रॉब्लम की जो जड़ है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हम प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन यानी जड़ तक पहुँचते हैं कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ करके, जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा, थ्योरेटिकल एनालिसिस, ओपिनियंस और स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स। आइडेंटिफिकेशन एड्रेसेस व्हाट माइट गो रॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूडिंग द आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन होता है कि क्या गलत जा सकता है, व्हाट माइट गो रॉन्ग, ठीक है, और उसके जो है हम पॉसिबल जो भी कारण हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्क असेसमेंट तो दूसरा स्टेप है, और दूसरा स्टेप है रिस्क एनालिसिस। इसमें हम रिस्क की एनालिसिस करते हैं। और क्या है रिस्क एनालिसिस? इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफाइड हज़ार्ड्स, जो कि
जो भी हज़ार आइडेंटिफाई हुए हैं उनको कितना रिस्क है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनसे कितना रिस्क है, इस चीज़ को हम एस्टिमेट करते हैं रिस्क एनालिसिस में। रिस्क एनालिसिस इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस एंड सेवेरिटी ऑफ हार्म्स। ठीक, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लिंक करते हैं हार्म की अकरेंस और सेवेरिटी को, ठीक है। इन सम रिस्क मैनेजमेंट टूल्स द एबिलिटी टू डिटेक्ट द हार्म ऑल्सो अ फैक्टर इन द एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। तो कुछ टूल ऐसे भी हैं जहाँ पे डिटेक्टिबिलिटी को भी ऐड किया जाता है इस फैक्टर में, ठीक है। तो मेनली रिस्क जो एनालिसिस है उसमें हम 3 फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। एक फैक्टर है प्रोबेबिलिटी, सेवेरिटी और डिटेक्टिबिलिटी। मेन 3 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम रिस्क की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है उस रिस्क की और कितनी उसकी सेवेरिटी है, कितना सिवियर है वो, और कितनी डिटेक्टिबिलिटी है यानी कि, ठीक है, कितना उसके चांसेस ऑफ अकरेंस है, ठीक। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। रिस्क इवैल्यूएशन, अब नेक्स्ट जो स्टेप है रिस्क असेसमेंट में वो है रिस्क इवैल्यूएशन। इसमें हम रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं और इसमें क्या किया जाता है, इट कंपेयर्स द आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज रिस्क विद द गिवन रिस्क क्राइटेरिया। इसमें हम कंपेयर करते हैं, एक हमारे पास जो भी रिस्क का क्राइटेरिया रहता है तो उससे हम कंपेयर करते हैं आइडेंटिफाइड और एनालाइज्ड रिस्क को, ठीक है। जो भी हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है और एनालाइज किया है, ठीक है, कैलकुलेट किया है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं एक जो रिस्क का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके साथ। इट कंसीडर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस, सिवियर, प्रोबेबिलिटी एंड डिटेक्टिबिलिटी। तो 3 फंडामेंटल क्वेश्चन जो हैं रिस्क इवैल्यूएशन में हम 3 फंडामेंटल क्वेश्चन जो हैं वो कंसीडर करते हैं, सिवियरिटी, प्रोबेबिलिटी और डिटेक्टिबिलिटी, ठीक है। रिस्क कंट्रोल क्या है? रिस्क कंट्रोल इज द पर्पस। रिस्क कंट्रोल का मतलब है जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, उसको हमने इवेलुएट किया है, ठीक है, एनालाइज किया है, इवेलुएट किया है, उसको हम अब इवेल्यूशन के बाद हमें पता चल गया है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है, वो रिस्क कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब हम अगर रिस्क जो है वो हमारे एक्सेप्टेंस लेवल पे है तो हम रिस्क को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस रिस्क को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो अपनाएंगे, ठीक है। तो रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये हम रिस्क कंट्रोल स्टेप में समझेंगे। द पर्पस ऑफ रिस्क इज टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। रिस्क कंट्रोल का जो पर्पस है वो है कि रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए एक एक्सेप्टेबल लेवल तक, एक एक्सेप्टेबल लेवल तक कैसे हम रिस्क को रिड्यूस करें, यही पर्पस है रिस्क कंट्रोल का, ठीक है, ताकि उस रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। अमाउंट ऑफ एफर्ट यूज्ड टू फॉर द रिस्क कंट्रोल इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही एफर्ट हमें उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जितना बड़ा फैक्टर होगा रिस्क का, मीन्स रिस्क का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा उतना ही हमें एफर्ट उसमें करना पड़ेगा।
रिस्क रिडक्शन इंक्लूड द एक्शंस टू मिटिगेट द सिविरिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म। रिस्क रिडक्शन जो है, रिस्क रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम वो एक्शंस लेते हैं कि हम रिस्क की जो सिविरिटी है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करें। ठीक है, जो हार्म कर सकता है रिस्क, उसकी सिविरिटी और प्रोबेबिलिटी को हम रिड्यूस करें। ठीक है, यही हम रिस्क रिडक्शन में करते हैं। प्रोसेसेस दैट इम्प्रूव द डिटेक्टिबिलिटी ऑफ हजार्ड्स and quality risk might also be a part of risk control strategy। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो डिटेक्टिबिलिटी, जो हज़ार्ड्स की जो डिटेक्टिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जो हज़ार्ड्स की डिटेक्टिबिलिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, और इम्प्रूव करें क्वालिटी के रिस्क को। ठीक है, वो भी हम रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी का पार्ट जो है वो उनको भी रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, उनको भी हम एज ए रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस, तो रिस्क एक्सेप्टेंस क्या है? रिस्क एक्सेप्टेंस इज़ अ डिसीजन टू एक्सेप्ट रिस्क। रिस्क एक्सेप्टेंस जो है वो एक ऐसा डिसीजन है जिसमें हम रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो रिस्क है वो हमने सफिशिएंट लेवल तक हमने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, तो हम जो है उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उस रिस्क को हम फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो रिस्क है वो कई बार ऐसे रिस्क होते हैं जो 100% जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस रिस्क को उस लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, ताकि रिस्क का जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो वहाँ तक हम रिस्क को जो है वो कंट्रोल करके, मीन्स रिड्यूस करके कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम रिस्क को एक्सेप्ट कर सकें। फॉर सम टाइप्स ऑफ हार्म्स इवन द बेस्ट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस might not entirely eliminate risk। इवन कुछ ऐसे हार्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे खतरे होते हैं रिस्क से रिलेटेड जो कि इतने बड़े होते हैं कि हम उनको चाहकर भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम उसको अगर एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम, ठीक है, हम बेस्ट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट से प्रैक्टिस, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज़ करके, ठीक है, या प्रैक्टिसेस यूज़ करके हम उस हार्म को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ताकि रिस्क को हम एक्सेप्टेंस लेवल तक ला सकें। और जब हमने रिस्क को एक्सेप्टेंस लेवल तक ले आए तो फिर जो है लास्ट स्टेप होता है रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, रिस्क कम्युनिकेशन में हम शेयर करते हैं। रिस्क कम्युनिकेशन इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट बिटवीन द डिसीजन मेकर्स एंड अदर्स। तो रिस्क कम्युनिकेशन जो है वो जो भी रिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी शेयरिंग है। ठीक है, जो भी रिस्क, अब क्योंकि अब आप रिस्क को जो है एक कंट्रोल लेवल तक ले आए हो, ठीक है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट जो टीम है, ठीक है, वो डिस्कस करेगी, वो शेयर करेगी इस इंफॉर्मेशन को बाकी जो पर्सन है उनके साथ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को रिस्क कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो जो भी डिसीजन मेकर रहता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, जो भी डिसीजन मेकर है जिसने रिस्क को रिड्यूस किया है वो दूसरे पर्सन्स के साथ, ठीक है, डिस्कस करेगा कंपनी में। तो इस प्रोसेस को जो है कहते हैं रिस्क कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर करता है वो पर्सन जिसने
ठीक है, रिस्क को रिड्यूस किया है, ठीक है, और एक कंट्रोल एक्सेप्टेंस लेवल तक ले आया है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को अदर्स के साथ यानी दूसरे पर्सन्स के साथ डिस्कस करेगा, तो इसी को रिस्क कम्युनिकेशन कहते हैं। लास्ट स्टेप है, ठीक है, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट शुड बी एन पार्ट ऑफ ऑनगोइंग क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट का एक कंटिन्यूस रिव्यू वाला स्टेप है, ठीक है, कि जब हमने एक बार रिस्क को रिड्यूस कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, उसके इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि अब हम उस रिस्क को जो है वो भूल जाएंगे, उस पर हमें एक कंटिन्यूस निगरानी रखनी पड़ेगी उस रिस्क पे, ठीक है। तो यही इस स्टेप का मकसद है, ठीक है। जो रिस्क मैनेजमेंट शुड बी एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूस जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। अ मैकेनिज्म टू रिव्यू और मॉनिटर इवेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो एक ऐसा मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे जो है वो रिव्यू कर सकें रिस्क को और कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें हम रिस्क को रिव्यू कर सकें और कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें। तो ये हमारा चार्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट का है, ठीक है, जो हमने समझा है अभी, ठीक। ये क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पूरा, जिसमें सबसे पहले हमने रिस्क असेसमेंट की है, और रिस्क असेसमेंट में हम सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिस्क को एनालाइज करते हैं, और फिर रिस्क को एवेलुएट करते हैं। इसके बाद हम रिस्क कंट्रोल करते हैं, और रिस्क कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क रिडक्शन करते हैं, ठीक है। रिस्क रिडक्शन करके फिर हम उसको एक एक्सेप्टेंस लेवल तक ले आते हैं, और जो भी आउटपुट है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस की जो भी आउटपुट है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, अदर पर्सन्स के साथ, ठीक। और एक रिस्क रिव्यू की कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, ठीक। तो यही हमने अब तक समझा था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर रिस्क जो है हमने रिड्यूस किया है पर ये अभी भी अनएक्सेप्टेंस लेवल तक है, तो हम फिर से उसको पूरी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ठीक है। फिर से रिस्क असेसमेंट होगी, ठीक है, जिसमें रिस्क आइडेंटिफाई होगा, एनालिसिस होगा, एवल्यूशन होगा, और फिर से हम उसको फिर कंट्रोल स्टेप पे लेके आएंगे, और फिर रिड्यूस करके उसको एक एक्सेप्टेंस लेवल तक लेकर आएंगे, ठीक। तो कुछ टूल जो है जो हम यूज़ करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है, जिससे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें और एक एक्सेप्टेंस लेवल तक ले आएँ, तो ये टूल्स हैं, इनकी मदद से हम ये सब करते हैं। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, FMEA, ठीक है, जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाला टूल है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट के लिए, वो है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इसके अलावा फॉल्ट ट्री एनालिसिस, हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यानी कि HACCPA, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, ये भी एक स्टेप है रिस्क को मैनेज करने का, ठीक है, और रिस्क कम्युनिकेशन प्लान, ठीक। तो ये था आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और एक एक्सेप्टेंस लेवल तक ला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।